नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पर। जी हां, इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें विस्तार से जिन पर रहती है हम सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं बल्कि होगी खबर की पूरी पड़ताल। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे खबर का हर एक एक बिंदु और साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारी अपनी टीम से जानेंगे हर एक अपडेट। होगी हर खबर पर हमारी पैनी नजर और आज न्यूज पंच के जरिए जिन अहम खबरों पर होगी हमारी नजर, सबसे पहले कर लेते हैं उन तमाम खबरों का रुख। तो उन तमाम खबरों की अगर हम बात करें तो जिन खबरों पर रहेगी हमारी नजर उसमें सबसे पहली और प्रमुख खबर है कांग्रेस से जुड़ी। जी हां, अब कांग्रेस को यानी कि राहुल गांधी को यह चिट्ठी लिखी गई है कि नेहरू की जो चिट्ठियां हैं उन्हें लौटाया जाए। आखिर ये चिट्ठी किसने लिखी है, क्या मायने हैं, वो विस्तार से आपको बताएंगे। दूसरी खबर होगी प्रियंका गांधी से जुड़ी। जी हां, प्रियंका गांधी का ये लुक सामने आया है पार्लियामेंट से, संसद से, जहां पर प्रियंका का ये स्वैग और फिलिस्तीन का बैग लेकर प्रियंका गांधी नजर आई है। विस्तार से आपको बताएंगे इस खबर के बारे में भी। लेकिन साथ ही तीसरी खबर होगी संभल मंदिर से जुड़ी कि महादेव के बाद में अब किन किन की मूर्तियां वहां से मिली है, जो प्रतिमा मिली है वहां पे कौन कौन है वो आपको बताएंगे विस्तार से। और साथ ही चौथी प्रमुख खबर है बांग्लादेश से जुड़ी हुई कि आखिर बांग्लादेश में कब होंगे आम चुनाव। तो इस पर रहेगी नजर। इसकी के साथ न्यूज पंच की कर लेते हैं शुरुआत। तो न्यूज पंच की शुरुआत के साथ सबसे पहले बात हम करेंगे कांग्रेस की। तो न्यूज पंच की शुरुआत में सबसे पहले बात कांग्रेस की होगी, जहां कांग्रेस दरअसल इन दिनों किसी ना किसी मुद्दे को लेकर लगातार घिरी रहती है। कभी नेतृत्व को लेकर, कभी ईवीएम को लेकर और अब नेहरू की चिट्ठियों को लेकर। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये चिट्ठियां कौन सी हैं। दरअसल प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय यानी कि PMML सोसाइटी के सदस्य रिजवान कादरी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को एक पत्र लिखकर दस्तावेजों को वापस देने का अनुरोध किया है। रिजवान कादरी का कहना है कि यूपीए के शासनकाल में साल 2008 में 51 कार्टून में भरकर यानी 51 डिब्बों में भरकर जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तिगत पत्र सोनिया गांधी के पास पहुंचाए गए थे। हालांकि इनको लेकर रिजवान कादरी ने सितंबर में सोनिया गांधी को भी पत्र लिखा था और राहुल गांधी को अब पत्र लिख दिया है। अब इस पूरे मामले को लेकर के सामने आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से कांग्रेस पर हमलावर है। इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के सांसद संबित पात्रा और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा का क्या कुछ कहना है, वो एक बार आपको सुनाते हैं, फिर करेंगे इस पर चर्चा। सोनिया गांधी जी क्यों लेके आ गई थी और आज मिनट्स ऑफ द मीटिंग सामने आया है एजीएम का, PMML का। उसमें रिजवान कादरी जो कि हिस्टोरियन है, उन्होंने स्पष्ट रूप से ये मांग की है कि LOP राहुल गांधी इन चिट्ठियों को रिट्रीव करे अपने घर से, अपनी माताजी यूपीए की चेयरपर्सन से बात करे। ये नेशनल प्रॉपर्टी है और लीगल ओपिनियन लिया गया है, दैट शुड बी हैंडेड ओवर टू द नेशन। देश को ये जानने का अधिकार है कि आखिर नेहरू जी और एडवीना माउंटबेटन के बीच कौन सी बातचीत हुई और जयप्रकाश नारायण जी और नेहरू जी के बीच में कौन सा मतभेद था। यह देश को जानने का अधिकार है। पत्र सामने आने चाहिए और म्यूजियम में रखा जाना चाहिए। ये जनता का एक देखने का अधिकार है और ये राष्ट्रीय संपत्ति है। कांग्रेस को इसको अपने पास में रखने का अधिकार नहीं है। और अब कहीं ना कहीं इसी पूरे मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के IT विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये दिलचस्प है। मुझे जो बात विशेष रूप से दिलचस्प लगी वो ये है कि नेहरू जी ने एडवीना माउंटबेटन को ऐसा क्या लिखा होगा जिसके लिए ऐसी सेंसरशिप की आवश्यकता थी, और क्या राहुल गांधी इन पत्रों को वापस पाने के लिए कोई कदम उठाएंगे। ये तमाम बातें लिखी गई हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर अब बीजेपी की भी कई प्रतिक्रिया आई हैं। बीजेपी IT विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये दिलचस्प है। यह प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय, जो पहले नेहरू संग्रहालय और पुस्तकालय में बताया गया कि तत्कालीन यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कथित तौर पर जवाहरलाल नेहरू द्वारा एडवीना माउंटबेटन सहित विभिन्न हस्तियों को लिखे गए 51 पत्रों के डब्बे अपने साथ ले गई थी। अब इन पत्रों को वापस मांगा दिया है। इसी के साथ अमित मालवीय ने हमला बोला, और तो अमित मालवीय का क्या कुछ कहना है वो हमने आपको बताया।
और सीधे तौर पर अब ये पूरा मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर नेहरू की इन चिट्ठियों में आखिर ऐसा क्या छिपा हुआ है। आखिर क्यों ये पत्र जो है वो संग्रहालय को वापस नहीं किए जा रहे, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि सोनिया गांधी को भी पत्र लिखा गया था और सोनिया गांधी से भी जो ये 51 डिब्बे हैं जो 2008 में लिए गए थे, उन डिब्बों को लेकर मांगे गए कि ये डिब्बे वापस कीजिए ताकि संग्रहालय में इन्हें संजोया जा सके। लेकिन वो डिब्बे 2008 में जो लिए गए थे, सितंबर में पत्र लिखा गया सोनिया गांधी को, और जब डिब्बे वापस नहीं हुए तो उसके बाद में अब राहुल गांधी को ये पत्र लिखा गया है। तो इस तरीके की तमाम चीजें कहीं ना कहीं लगातार सामने आ रही हैं और ऐसे में कांग्रेस एक बार फिर से कहीं ना कहीं घिरती हुई नजर आ रही है। इससे पहले हमने देखा है कि कांग्रेस जो है अपने नेतृत्व को लेकर, जो इंडी गठबंधन का नेतृत्व किया, उसको लेकर कांग्रेस घिरती रही और इसके साथ ही अगर हम देखें तो ईवीएम के मामले पर भी कांग्रेस घिरती हुई नजर आई है। लगातार सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में संबित पात्रा भी सवाल उठा रहे हैं, दिनेश शर्मा भी सवाल उठा रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिर इस पर कांग्रेस क्या कुछ कहती है। और हमारे साथ में इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। तो हमारे साथ में हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है आपके पास में इस पूरे मामले को लेकर? कृतिका, आपकी आवाज नहीं आ रही हमारे पास। अगर आप सवाल दोहराएं तो हो सकता है कि शैलेंद्र, जिस तरीके से हम देखें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार घिरती हुई नजर आ रही है। पहले ईवीएम के मुद्दे को लेकर, अडानी के मुद्दे को लेकर, और अब कहीं ना कहीं मुद्दा है नेहरू की चिट्ठियों को लेकर। 2008 में ये डिब्बे जो हैं सोनिया गांधी के पास गए थे, 51 डिब्बे हैं, लेकिन ये डिब्बे अब वापस नहीं किए जा रहे प्रधानमंत्री संग्रहालय को। तो चलिए हमारे रिपोर्टर से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। नई सुबह, नई शुरुआत, डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे डीडी न्यूज पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का न्यूज पंच में। सीधा रुख करते हैं इस वक्त हमारे सहयोगी का शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, आवाज मिल पा रही है मेरी आप तक? जी बिल्कुल, बताएं। जी हाँ शैलेंद्र, सवाल कहीं ना कहीं कई सारे उठ रहे हैं। कांग्रेस लगातार घिर रही, कभी ईवीएम के मुद्दे को लेकर तो कभी अडानी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस घिर जा रही है, और अब जो मुद्दा है वो है चिट्ठियों को लेकर। नेहरू की जो चिट्ठियां हैं वो सोनिया गांधी के पास है और वो लौटाने को कहीं ना कहीं राजी नहीं है। 2 बार संग्रहालय की तरफ से पत्र लिखा गया उन चिट्ठियों को लौटाने के लिए। देखिए, इसमें 3 सवाल उठते हैं। बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछा भी है कि जब ये चिट्ठियां दान दे दी गई थी उस वक्त नेहरू संग्रहालय, और अब जब प्रधानमंत्री संग्रहालय है जी, तो ठीक जब इन चिट्ठियों का डिजिटलीकरण होना था उससे पहले एक प्रतिनिधि भेजा जाता है सोनिया गांधी की तरफ से, वो तमाम सारी चिट्ठियों का अध्ययन करता है। उसमें से कुछ चिट्ठियां 51 कार्टल में यहाँ से ले जाई जाती हैं, जिसमें एडमिना माउंटबेटन के साथ पत्राचार है, जगजीवन राम के साथ पत्राचार है, जो वरिष्ठ नेता रहे, कांग्रेस पार्टी के मंत्री रहे हैं, इसके साथ ही साथ जयप्रकाश नारायण लोकनायक, उनके साथ पत्राचार है। तो क्या कांग्रेस पार्टी अपने आप को ये, या गांधी परिवार इतना इंटाइटल इस तरह के समझता है कि जो देश की धरोहर है, क्योंकि प्रधानमंत्री की चिट्ठियां हैं वो पत्राचार
उस वक्त वो देश को जानने का हक है कि क्या कुछ बातचीत हुई थी, तो उनको इस तरह से वापस मंगाना ठीक डिजिटलीकरण से पहले, तो ये कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए। राहुल गांधी को जो पत्र लिखा गया है कि वो सहयोग करें चिट्ठियां वापस पाने में, तो बीजेपी ने आज इस पर सवाल उठाया कि ऐसा क्या था उन चिट्ठियों में जो एडमिना माउंटबेटन के साथ या फिर लोकनायक जयप्रकाश नारायण के साथ या तमाम अन्य चिट्ठियां, इसमें क्या कोई ऐसी बातें थी जिसको कांग्रेस पार्टी या उनका परिवार नहीं चाहता था कि सार्वजनिक हो, इसलिए वो चिट्ठियां अध्ययन के बाद उन्हें वापस ले लिया गया। और एक बार जब आपने दान दे दिया, वो संग्रहालय का हिस्सा हो गई, प्रधानमंत्री की चिट्ठियां हैं, तो वो देश की विरासत है। तो बिल्कुल देखना होगा कि आखिर कांग्रेस इन चिट्ठियों को लेकर क्या प्रतिक्रिया कांग्रेस के सामने आती है और क्या ये चिट्ठियां वापस की जाएंगी या नहीं। फिलहाल शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो इस खबर पर तो नजर हमारी लगातार बनी ही रहेगी, लेकिन इसी के साथ न्यूज पंच में अब अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं और ये अगली खबर है संभल से जुड़ी। जी हाँ, संभल में जहां मस्जिद विवाद के बीच में अब मंदिर की एंट्री हो चुकी है। जी हां, संभल में बिजली चोरी के चेकिंग के दौरान मिले प्राचीन हिंदू मंदिर में पुराने अवशेष मिले। मंदिर के पास मौजूद जो कुआं है उसकी खुदाई की गई और उस खुदाई में भी आज 3 मूर्तियां मिली हैं, कार्तिकेय, गणेश जी और मां पार्वती। इन तीनों की मूर्तियों मिलने के बाद अब दावा किया जा रहा है कि मंदिर को बंद करने से पहले इस मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया। फिलहाल अब मूर्तियां मिलने के बाद अब उसकी कार्बन डेटिंग कराई जाएगी, जिसमें यह साफ होगा कि मूर्तियां आखिर कितनी पुरानी हैं और साथ ही मंदिर का भी सर्वे कराया जाएगा। तो वहीं संभल के डीएम का कहना है कि संभल एक प्राचीन नगर है, यहां बहुत कुछ मिलने की उम्मीद है। और क्या कुछ कहना है संभल के डीएम का, पहले वो सुनाते हैं आपको। जिला अधिकारी राजेंद्र पेंसिया सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहला सवाल, अतिक्रमण पर कब तक कार्रवाई चलेगी? नगर पालिका परिषद संभल के माध्यम से ये जो पूरा अतिक्रमण है तब तक चलेगा जब तक पूरी संभल तहसील और नगर पालिका क्षेत्र जो है हमारा वो एनक्रोचमेंट फ्री नहीं हो जाता। सर, अगर बात की जाए तो अभी एक मंदिर मिला, 46 साल बाद उसको खोला गया, क्या उम्मीद की जा रही है कि संभल के इन तमाम क्षेत्रों में इस तरीके के मंदिर और भी मिल सकते हैं? ये बहुत प्राचीन नगर रहा है और यहाँ पर इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। विशेष रूप से जो संभल महात्म्य में आता है 19 कूप, 36 पूर्वे, 52 सराय और 68 तीर्थ। तो हम लेखपालों की और कानूनगो और हमारे एसडीएम की पूरी टीम के माध्यम से इनको खोज रहे हैं और कूप तो लगभग सारे मिल चुके हैं हमें, और जो तीर्थ 68 बताते हैं उनमें से हमें कुल 29 के आसपास तीर्थ मिले हैं। तो बाकी खोजबीन जारी है जो चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं वो एनक्रोच हो गई हैं, बहुत सी चीज़ें मिट्टी में दब गई हैं, या किसी ने खेती कर ली है उसके ऊपर, या किसी ने दबा दिया है, तो उन सभी को हम रिवाइव कर रहे हैं। सर, बात की जाए, आपने एक पत्र लिखा है एएसआई को कार्बन डेटिंग के लिए जो कुआं और मंदिर मिला है उसको लेकर। हाँ, हमारे एक पत्र लिखा गया है ताकि जो कुआं है विशेष रूप से वो प्राचीन है, क्योंकि मंदिर का पुनरुद्धार तो नियमित रूप से होता है, तो दोनों की ही प्राचीनता का पता लगे, इसलिए पत्र लिखा है। बाकी सर, एक चर्चा बहुत चल रही है कि जो कैला देवी मंदिर जहाँ है वहाँ पर नाम बदलने को लेकर कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी खबर सामने आ रही है। जो तहसील है मुजाहिदीनपुर शायद उसका नाम है। हमारा ऐसा कोई अभी नहीं है, लेकिन यदि ग्राम सभा अपना प्रस्ताव भेजेगी तो हम शासन में भेजेंगे। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ संभल के जिला अधिकारी राजेंद्र पेंसिया, जिनका कहना है कि अतिक्रमण हटाने का कार्य तब तक चलेगा जब तक पूरी तरीके से वो इलाका अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाता। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज संभल। तो क्या कुछ कहना है संभल के डीएम का वो तो हम आपको सुना ही चुके हैं, लेकिन साथ ही अब सवाल ये है कि आखिर जब कार्बन डेटिंग होगी तो क्या निकलेगा कार्बन डेटिंग में, आखिर ये मूर्तियां और ये मंदिर कितने साल पुराना है, इस पर सस्पेंस अभी फिलहाल बना हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी निशांत राय इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। निशांत, क्योंकि इस वक्त आप खुद संभल में मौजूद है, वहां पर एक एक अपडेट आप लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ माहौल है वहां का इस मंदिर के सामने आने के बाद में, क्योंकि आज भी 3 मूर्तियां वहां पर मिली हैं? देखिए, माहौल की बात करें तो सबसे पहले मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि एक बार कैमरे से दिखाएं किस तरीके से मंदिर के बाहर भक्त जो हैं पूरे तरीके से उत्साहित होकर यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं।
कीर्तन चल रहा है और तमाम भक्त जो हैं वो बैठे हुए हैं। लंबे समय के बाद से ये मंदिर खुला है और मंदिर खुलने के बाद से बस भक्तों का उत्साह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस समय कीर्तन चल रहा है और जो भक्त हैं वो यहाँ पर जयकारा लगा रहे हैं और बेहद खुश नजर आ रहे हैं। महिलाओं को मैं आपको दिखलाना चाहूंगा किस तरीके से मंदिर के छोटे से प्रवेश द्वार से लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है महादेव के दर्शन करने के लिए, भगवान हनुमान के दर्शन करने के लिए। तो आप समझ सकती हैं कि संभल वासियों में इस मंदिर के खुल जाने के बाद से कितना उत्साह है। कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, कहाँ से आए आप? जी, जय श्री राम। मैं गाजियाबाद से आई हूँ। मैं हिंदू रक्षा दल से महानगर अध्यक्ष हूँ। अच्छा, ये मेरे साथ में जिला अध्यक्ष है गाजियाबाद से। यहाँ पर दर्शन करने आए? जी बिल्कुल, हम लोग दर्शन करने हैं। जैसे ही हमें पता चला कि यहाँ पे हमारे इतने 40 साल के बाद हमारे मंदिर का दरवाजा खोला गया है, कपाट खोले गए हैं और जिस तरीके से यहाँ कॉलोनी में कहाँ से आई हैं? हम यहाँ के हैं, विदेश से। तो कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी है। बोले बाबा सब पे अपनी कृपा बनाना। सब पहले आपको इस मंदिर की जानकारी थी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल यहाँ से गुजरते थे तो आपको पता ही नहीं चलता था यहाँ मंदिर सर, है? नहीं, हम तो यहाँ गए पास के, हमें नहीं पता। ठीक है, बस सुना था कि हाँ मंदिर है। हाँ। अब प्रशासन ने मंदिर खोल दिया है। बहुत खुशी है, बहुत बस कृपा तो आप समझ सकते हैं कि लोग कितने खुश नजर आ रहे हैं यहाँ पर मंदिर के खुले जाने को लेकर। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और वाकई बेहद खूबसूरत तस्वीर, क्योंकि अब भक्तगण जो हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो वहां पर पहुंच रहे हैं और लगातार पूजा आराधना करते हुए नजर आ रहे हैं इस मंदिर के खुलने के बाद में। और साथ ही अगर हम देखें तो जलाभिषेक भी आज किया गया है। जलाभिषेक करने के बाद में कीर्तन वहां पर किया जा रहा है। हालांकि अब इंतजार है ASI सर्वे का। जब ये सर्वे होगा तो उसमें साफ होगा कि आखिर ये मूर्तियां जो वहां पर मिली हैं वो कितनी पुरानी हैं। इस खबर पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं। अगली खबर भी काफी महत्वपूर्ण है, प्रियंका गांधी से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण खबर, जहां आपको बता दें कि फिलिस्तीन को लेकर के कांग्रेस अब एक बार फिलिस्तीन प्रेम दिखाई दिया है कांग्रेस के अंदर। दरअसल प्रियंका गांधी की एक तस्वीर सभी के सामने है जिसमें उनके बैग पर फिलिस्तीन लिखा हुआ है। कांग्रेस सांसद ये बैग लेकर संसद पहुंची थी। अब इस बैग पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने प्रियंका गांधी पर सीधे तौर पर हमला किया है। केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल ने हमला बोलते हुए कहा है कि प्रियंका मुस्लिम वोट के तुष्टीकरण के लिए फिलिस्तीन लिखा हुआ बैग लेकर आई हैं। तो ये तस्वीर आज कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। प्रियंका गांधी जिस बैग को लेकर के आज संसद भवन पहुंची थी, उस बैग पर लिखा हुआ था फिलिस्तीन, जिससे कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो ये फिलिस्तीन को समर्थन है, जो फिलिस्तीन प्रेम है, वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। और प्रियंका के बैग पर ये फिलिस्तीन लिखा होता है। इस तस्वीर में भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इस बैग को शो ऑफ करती हुए आज प्रियंका गांधी वाड्रा नजर आई है। पार्लियामेंट यानी कि संसद वो पहुंची थी आज इस बैग को लेकर। लेकिन इस बैग ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। और इस के साथ ही अगर हम कहें तो कांग्रेस का जो फिलिस्तीन समर्थन है, फिलिस्तीन का जो प्रेम है, वो कांग्रेस का इसी के साथ में सामने आए। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई है। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल का क्या कुछ कहना है वो एक बार आपको सुना देते हैं। बैग या पर्स पर जो मैंने देखा कि फिलिस्तीन लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। यह भारत निर्मित पर्स जैसे तौर से आगरा में जो बनते हैं वो डालती तो हमारे लोगों का, उस कंपनी का भी प्रचार होता भारतीय, और वो एक बड़ी नेता हैं तो लोग उनका अनुकरण करते। तो सीधे तौर पर हमलावर भारतीय जनता पार्टी होती हुई नजर आ रही है। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी कुमार आलोक इस वक्त जुड़ रहे हैं। कुमार आलोक, संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे कांग्रेस के इस फिलिस्तीन प्रेम को लेकर। देखिए, कांग्रेस का जो फिलिस्तीन प्रेम है वो बहुत पुराना है। आप इंदिरा गांधी के ज़माने में जब यासिर अराफात के साथ उनके जो संबंध फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चा के थे, उसके बाद राजीव गांधी के साथ भी फिलिस्तीन के संबंध रहे और कांग्रेस का एक पुराना संबंध रहा है। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हमारी बातचीत हुई इस संबंध में, तो उन्होंने कहा कि जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, बड़े नेता होते हैं, तो उनका अपना एक स्टाइल होता है। जैसे जवाहरलाल नेहरू जो थे, उनका जैकेट प्रसिद्ध था। उसी तरह से राजीव गांधी जो शॉल ओढ़ते थे वो उल्टा ओढ़ते थे, वो उसी तरीके से मोदी जैकेट
हाफ जैकेट उनका बहुत मशहूर हुआ। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर वो कानपुर का बना होता, अगर वो आगरा का बना होता, लेकिन उन्होंने एक बात भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने जरूर कहा कि फिलिस्तीन को एक देकर के एक तरह से तुष्टीकरण की बात कांग्रेस के नेता दिखला रहे। मुस्लिम तुष्टीकरण की बात को उन्होंने स्वीकारा कि उसके पीछे ये भी एक कारण था। चलिए, फिलहाल शुक्रिया कुमार आलोक तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कांग्रेस की तरफ से ये फिलिस्तीन प्रेम कहीं ना कहीं एक बार फिर से देखने को मिला है। और इसी के साथ न्यूज पंच में आखिरी में बात करते हुए बात करेंगे अब बांग्लादेश की, जहां आपको बता दें कि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन बांग्लादेश आज अपनी आज़ादी की 53वीं वर्षगांठ दरअसल ये मना रहा है। और इस दौरान अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के लोगों को सीधे तौर पर संबोधित किया। मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि आम चुनाव की तारीखें 2025 के अंत तक या फिर 2026 की पहली 6 माही तक तय हो सकती है। अगस्त की अगर हम बात करें तो अगस्त में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद में बांग्लादेश में अंतरिम सरकार स्थापित की गई, जिसमें मोहम्मद यूनुस इस सरकार के सलाहकार नियुक्त किए गए। बांग्लादेश के संविधान के अनुसार संसद भंग होने के 90 दिनों के अंदर चुनाव होने चाहिए, पर अब तक चुनाव नहीं हुए। 90 दिन गुजर चुके हैं और चुनाव की घोषणा तो हो चुकी है, पर सवाल यह है कि बांग्लादेश में नियमों को ताक पर क्यों रखा जा रहा है? क्यों चुनाव कराने के लिए इतना लंबा समय चाहिए अंतरिम सरकार को? क्या कहता है बांग्लादेश का संविधान? जानेंगे सब, पर उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने क्या कुछ कहा है। तो बांग्लादेश में चुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट अब सामने आ चुका है, और जिसमें कहा गया कि अगले साल के आखिर में या फिर 2026 की शुरुआत में बांग्लादेश में आम चुनाव कराए जा सकते हैं। चुनाव की व्यवस्था से पहले किए जाने चाहिए चुनाव, और चुनाव में जरूरी सुधार कराने के लिए समय मांगा गया है यूनुस सरकार की तरफ से सीधे तौर पर, अगर हम इसे देखें। और हालांकि यूनुस पर भी जल्द चुनाव कराने का दबाव लगातार बना हुआ है, और ऐसे में चुनाव की तारीख तय करने के लिए राजनीतिक दलों की सहमति भी बहुत जरूरी होनी चाहिए। पर सवाल यह है कि 90 दिनों का समय होता है, 90 दिन के अंदर चुनाव नहीं कराए गए। अगले साल के आखिर में या फिर 2026 की शुरुआत में बांग्लादेश के अंदर चुनाव हो सकते हैं, लेकिन नियम क्या कहता है? जो बांग्लादेश का संविधान है वो क्या कहता है? दरअसल बांग्लादेश संविधान के अनुसार अनुच्छेद 123(3) में चुनाव कराने की प्रक्रिया का पूरा जिक्र इसमें किया गया है। सामान्य परिस्थितियों की अगर हम बात करें तो उसमें संसद भंग होने पर 90 दिनों के भीतर ही चुनाव हो जाने चाहिए। अगस्त से लेकर अगर हम अभी तक देखें तो 90 दिन पूरे हो चुके हैं। 6 अगस्त 2024 को असामान्य परिस्थितियों में संसद को भंग किया गया था, जब शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। असाधारण परिस्थितियों में अधिकतम 180 दिनों में अगला चुनाव होना चाहिए। तो यानी कि अगर हम कुल मिलाकर देखें तो 180 दिन अधिकतम होने चाहिए। यूनुस ने संविधान के नियमों को दरकिनार कर दिया है, और दरकिनार करते हुए ये जानकारी दी है कि 2025 के अंत में या फिर 2026 की शुरुआत में चुनाव होने चाहिए। इसके साथ ही लेकिन एक बार फिर से शेख हसीना भड़कती हुई नजर आई है। उन्होंने मोहम्मद यूनुस को फांसीवादी सोच का नेता बता दिया है। अलोकतांत्रिक समूह का नेतृत्व करने का आरोप मोहम्मद यूनुस पर लगाया गया है शेख हसीना की तरफ से। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री है शेख हसीना, और यूनुस ने साजिश करके सत्ता पर कब्जा किया है, ये बड़ा आरोप शेख हसीना की तरफ से मोहम्मद यूनुस पर लगाया गया है। लेकिन इसके साथ ही शेख हसीना पर भी कई सारे आरोप लगे हैं। दरअसल शेख हसीना को लेकर आरोप लगाया जा रहा है। 5 सदस्यीय जांच आयोग की एक रिपोर्ट सामने आई है, और इस रिपोर्ट के जरिए गंभीर आरोप शेख हसीना पर लगे हैं। रिपोर्ट में अनफोल्डिंग द ट्रुथ में ये पूरा खुलासा किया गया है, और खुलासे में कई सारे गंभीर आरोप इस वक्त लगाए गए हैं शेख हसीना पर। और इसी के साथ आज के इस न्यूज पंच में मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन इस वादे के साथ कि कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।